नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। यहां पर वो सपा विधायक और विधान परिषद के सदस्यों के साथ में बैठक कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि साल 2017 के बाद पहली बार शिवपाल यादव सपा कार्यालय पहुंचे हैं और ये बैठक कल से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर बुलाई गई है। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। इस बैठक में सपा विधानसभा में योगी सरकार को घेरने की पुरजोर तैयारी पर विमर्श कर रही है और सूत्रों की अगर माने तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक में नहीं शामिल हुए हैं। उनकी जगह पर शिवपाल यादव बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। गौरतलब यह भी है कि अभी कुछ देर पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तरफ से विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आहूत की गई थी, बुलाई गई थी, जिसमें तमाम दलों के विधायक भी शामिल हुए थे। माना यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की बैठक में सरकार को घेरने के लिए कानपुर देहात में मां बेटी के जलकर मौत समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इन अहम मुद्दों की अगर बात की जाए तो जातीय जनगणना अभियान, जो कि सपा के एजेंडे में, आगामी एजेंडे में शामिल है। 25 मार्च से लेकर के 25 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक चलने वाला है यह अभियान, जिसमें जगह जगह पर संगोष्ठी भी होने वाली है। इसको भी एक मेन एजेंडे के तौर पर सपा देख रही है और इस मुद्दे को लेकर के बजट सत्र में भी घेरने का प्रयास जरूर होगा। किसानों का मुद्दा भी सदन के पटल पर उठ सकता है, क्योंकि आरएलडी एक प्रमुख सहायक दल है सपा की और किसानों के मुद्दे से सीधे तौर पर मुखरता से जुड़ती भी है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर जुड़ गए हैं हमारे साथ में। क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बैठक अनूप जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, अनूप जुड़े हुए हैं हमारे साथ में संवाददाता। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, शिवपाल यादव अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक की, खास बात ये बताई जा रही है। और देखिए, विपक्ष इस बार हंगामे के विचार में और साथ ही साथ जिस तरीके से जमीनी जो मुद्दे हैं, खासकर जो चाहे वो जनगणना की बात करें ओबीसी को लेकर, या जाति जनगणना की जो समाजवादी पार्टी बात कर रही, या फिर तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे कानपुर देहात में जो 2 मां बेटी जल के राख हो गई उस मुद्दे को, रामचरितमानस ओबीसी के मुद्दे को, इस तमाम तरीकों से एक बार सरकार को घेरने का प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी। और यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों लोग इस पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। वहां पर जो विधायकों को रणनीति पूरी किस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने वाली है, इस पर गहन चर्चा की है। साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी इस बार जो अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को अपने बगल में कुर्सी उसके आवेदन किया था कि इनकी हमारे बगल में कुर्सी रखी जाए, और साथ ही साथ जो आजम खां की जो सीट थी उस पर शिवपाल यादव इस बार विधानसभा में नजर आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि एक बार शिवपाल यादव और अखिलेश दोनों लोग पूरी ताकत के साथ अपनी आवाज उठाएंगे विधानसभा में। और इस चूंकि सत्र काफी लंबा चलने वाला है और सत्र के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी, तो बजट जो सत्र है इसमें पिछले जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया था उसकी जो तमाम जो योजनाएं थी जनता से वादे किए थे वो भी इसमें कहीं न कहीं समाहित करने की कोशिश करेंगी। जैसे उदाहरण के लिए किसानों की बिजली माफ करने का जो वादा किया था उसमें हो सकता है इस बजट सत्र में कुछ इसमें मिल जाए। दूसरा, जो 60 वर्ष की जो महिलाएं बुजुर्ग थी उनको रोडवेज बसों में फ्री यात्रा के लिए जो वादा किया था हो सकता है इस बजट सत्र में कुछ उसमें मिल जाए। तीसरी, अगर बात करें कि स्कूटी जो छात्राओं को लेकर के जो बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो सब हो सकता है क्योंकि इस बजट के बाद भारतीय जनता पार्टी या फिर सभी पार्टी नगर निकाय के चुनाव में जाना है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है नगर निकाय के साथ साथ 2024 का लक्ष्य साधने के लिए 2024 में 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये पूरी कोशिश एक बार करेगी कि इस बजट सत्र के माध्यम से 2000 विपक्ष को मौका ना मिले, बिल्कुल विपक्ष को मौका ना मिले, इस बात का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का जरूर रहेगा। लेकिन जो खेमेबंदी आज हो रही है अनूप, इसको गोलाबंदी ही कहा जाएगा। जिस तरीके से लामबंद विपक्ष हो रहा है, फिर चाहे वो आरएलडी हो या फिर सपा हो या उनके और भी तमाम दल हो, वो
जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और बजट सत्र में अपनी ताकत की आजमाइश भी करेंगे। देखिए, हमने जब पुराने बजट सत्र देखे हैं उस दौरान सपाइयों का प्रदर्शन, कभी वो साइकिल से आते हैं, कभी गन्ना लेकर के आते हैं, कभी हाथों में तख्तियां होती हैं, कभी किसी और तरीके से लामबंद होते हैं, विधानसभा को घेरने का प्रयास होता है। इस तरह की क्या कोई चर्चा हो रही है इस बैठक के दौरान? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मेन फोकस है वो विपक्ष, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उसकी प्लानिंग है कि तमाम जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इस बजट के बाद चुनावी मोड़ में जाएगी, तो ऐसे में सरकार को पूरे घेरने का प्रयास है। वो चाहे तख्ती लेकर के प्रदर्शन करें या फिर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी। आरएलडी के जो विधायक हैं वो भी इस बैठक में शामिल थे। तो आप ये कहा जा सकता है कि जो विपक्ष है वो लामबंद है। अब सरकार को इस पर जवाब देने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपनी पूरी टीम यानी विधानमंडल दल भारतीय जनता पार्टी का इस समय 5:30 बजे जब लोक भवन में बैठक होगी तो निश्चित तौर से जिस विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना है, क्योंकि विपक्ष के पास इस वक्त बड़े मुद्दे हैं। कानपुर देहात एक बड़ा मुद्दा है। सरकार जिस तरीके से वादे करती थी कानून व्यवस्था को लेकर या फिर भ्रष्टाचार को लेकर, वहां पर अधिकारियों की वहां पर जो लापरवाही नजर आई है, तो इसमें सरकार को कहीं न कहीं जवाब देना पड़ेगा। उसमें एक एक विधायक की भूमिका होगी। अभी सुबह बात कर रहे थे एक विधायक से भारतीय जनता पार्टी से, तो तमाम मुद्दों को उन्होंने रखा कि जो कानपुर देहात का मामला है वो समाजवादी पार्टी का एक देन है, वहां से उसको उठाया गया। तो ये सब चीजें साफ होनी चाहिए। और इस बार जो बजट है वो विधानसभा सत्र है वो 18 दिन का है। 20 तारीख से शुरू होगा, 20 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण होंगे। उसके बाद दूसरा दिन जब होगा उस समय जो विधानसभा या विधान परिषद में जो सदस्य नहीं रहे हैं उनको उनका कंडोलेंस लेने के बाद जब 22 तारीख को बजट जब पेश किया जाएगा, पटल पर रखे जाएगा, उस समय विपक्ष कहीं न कहीं हमलावर होगा। हालांकि सरकार की तैयारी है कि जो पिछला बजट है उसको ज्यादा से ज्यादा खर्च कर लिया गया है। विभागों को निर्देश दिए गए थे कि 20 फरवरी तक जितने भी विभाग हैं वो अपना बजट खर्च कर लें, क्योंकि पिछली बार जो विपक्ष एक हंगामा कर रहा था कि तो बजट बहुत छोटा होता है बजट सत्र, और दूसरा जो पिछला बजट खर्च नहीं कर पाते हैं विभाग और नए बजट की पेशकश कर देते हैं। तो ये कहीं न कहीं इस बार सरकार ने पूरी प्लानिंग के तहत इसको निभाया भी है और विभागों को निर्देश भी दिया था। अब इस बजट के बाद जो 2024 के लक्ष्य 2022 में जिस तरीके से संकल्प पत्र के तमाम जो चीजें इसमें समाहित होंगी, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जाना बिल्कुल है। और अनूप, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, दोनों को ही आगामी चुनावों में आगे जाना है। चलिए, ओपी राजभर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनूप, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ओम प्रकाश राजभर जुड़े हुए हैं। राजभर जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। थैंक यू। राजभर जी, आज सर्वदलीय बैठक में आप मौजूद थे। हालांकि शांति से सदन चले इस बात की चर्चा होती है, लेकिन इस बैठक में आपने क्या कुछ पक्ष रखा है? सुभाषपा का क्या पक्ष रखा है आपने? देखिए, कार्य मंत्रणा की जो बैठक हुई उसमें सदन कैसे चले, राज्यपाल के अभिभाषण पे धन्यवाद चर्चा जो हो उस पे कैसे सभी ज्यादा से ज्यादा नेता बोल पावे, फिर जो बजट पेश होगा उस बजट में ज्यादा से ज्यादा नेता अपने विधायक बोल पावे और सुचारू रूप से सदन चले, इन्हीं सब चीजों को लेकर के कार्य मंत्रणा में तो इस बार तो प्रसन्नता बहुत होगी राजभर जी, क्योंकि 18 दिन का सदन है। कहाँ आपने पढ़ा नहीं जी? देखिए, स्थिति तो यही है कि लोग सुन के खाली बोलते हैं जी। आप जरा उसको 18 दिन वाले में देखिए कि 7, 8, 9 लगातार 3 दिन तो बंद है, वैसे जी एक दिन वैसे 4-6 दिन तो बंद है जी। और सदन उसको पढ़ लीजिए, जो कार्य मंत्रणा में जो वो कार्य सूची है उसको पढ़ेंगे। चलिए, हम 10 दिन में मान के चलते हैं, तो 10 दिन भी अच्छा खासा समय है आप लोगों के लिए अपनी बात साझा करने का। जी, एक दिन निधन है जी, वर्तमान विधायक की डेथ हुई है। जी जी। एक दिन तो वैसे चला जाएगा जी। एक दिन वैसे चला गया, 2 दिन रविवार है, 3 दिन हो गया जी। और 6, 7, 8, 9 4 दिन ऐसे छुट्टी है और 2 दिन हाफ डे है। तो कुल मिला के खैर जो भी सदन चल रहा है उसमें जो सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो सहमति बनी है सुचारू रूप से संगठन चले,
जनहित में जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं बैठक कर रही है राजभर जी, सपा बैठक कर रही है, सपा बैठक कर रही है और उनकी ये जो बैठक हो रही है उसमें एकदम ताबड़तोड़ तरीके से घेरने की तैयारी कर रहे हैं सरकार को। सुभाषपा की क्या तैयारी है, आप किस तरीके से घेरेंगे, आपके क्या मुद्दे होंगे, उनसे अलग होंगे या उनके जैसे ही मुद्दे होंगे? नहीं, इसी से हम कहते हैं ना कि देखिए, जब समाजवादी पार्टी ने अपना प्रतिनिधि कार्यमंत्रणा में और सर्वदलीय बैठक में भेजा समाजवादी पार्टी ने, तो एक जिम्मेदार पर्सन बना करके भेजा ना, कि गैर जिम्मेदार भेजा था। अगर वो निर्णय मीटिंग में लेकर के फिर दूसरा निर्णय लेते हैं तो इसका मतलब कि जो लोग आए थे वो खाली कोरम पूरा करने के लिए आए थे, यहाँ झूठ बोल के गए हैं जी। वो झूठ बोल के गए। अगर कल ऐसा हरकत करते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि जो कार्यमंत्रणा और सर्वदलीय बैठक में जो सपा के नेता आए थे वो उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। ये कल साबित होगा अगर वो ऐसा करते हैं। दूसरी बात कि समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से अति पिछड़ों की दुश्मन है महाराज जी। आपको याद होगा आप दोस्त हैं। 4 सितंबर 2013 जी। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि पिछड़ी जाति को जो 27% आरक्षण मिल रहा है उसका 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। इसको बांट करके उत्तर प्रदेश सरकार सभी जातियों को हिस्सा दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया तब जब वो पावर में थे। समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, लाखों लोगों की नौकरी चली गई। तब समाजवादी पार्टी को ये समझ में नहीं आया कि हम तो यानी कि सुभाषपा भाजपा और सपा दोनों को घेरने वाली है। हम हमेशा घेरते हैं। हम जातिवाद जनगणना के मुद्दे पर सारी पार्टियों को घेरते हैं। जब सत्ता में सपा थी तो क्या किया? आज बीजेपी सत्ता में है तो क्यों नहीं कर रही है? तो अब वो जनगणना की बात कर रहे हैं, सपा जनगणना की बात कर रही है, अभियान भी चलाने जा रही है, तो उसमें तो सुभाषपा का फिर योगदान होगा। क्या कर रहे थे? 4 बार समाजवादी पार्टी की सत्ता थी जी। और माननीय अखिलेश यादव जी 5 साल लगातार मुख्यमंत्री थे। तब जातिवाद जनगणना याद नहीं आई, तब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात याद नहीं आई, प्रमोशन में आरक्षण जो समाप्त किया था उसको बहाल करने की बात याद नहीं आई। ये पिछड़ों के महापुरुषों के नाम बदलने वाली पार्टी है। आपने देखा कि मायावती जी ने जब जॉर्ज किंग मेडिकल कॉलेज का नाम छत्रपति साहू जी महाराज रखा और अमरोहा का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले रखा, तो जो समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो ये पिछड़ों के महापुरुष जो उजागर हो रहे थे, जिनको नहीं लोग जानते थे ज्यादा संख्या में, उसको बदल दिया, केजीएमसी फिर कर दिया, फिर उसको अमरोहा कर दिया। ये वही समाजवादी पार्टी है ना। ठीक है, चलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि आप मुखरता से अपनी बात को सदन के पटल पर रख पाएं। बहुत शुक्रिया ओपी राजभर जी, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा भवन में विधायी डिजिटल विथिका का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विथिका में लगी डिजिटल स्क्रीन का अवलोकन किया, फिर लघु फिल्म के माध्यम से यूपी के विधायी इतिहास की जानकारी भी हासिल करी। मुख्यमंत्री ने कहा लोग अब हिंदी और अंग्रेजी में विधानसभा के इतिहास को पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री के साथ अन्य जानकारी भी साझा की गई। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता प्रवक्ता मनोज पांडे, बसपा के उमाशंकर सिंह, जनसत्ता दल के रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया, निषाद पार्टी के अनिल त्रिपाठी, ऐसे तमाम नेता मौजूद थे जिन्होंने विथिका को देखा भी है। मित्रों, उत्तर प्रदेश विधान भवन में विधानमंडल के इतिहास को लेकर के डिजिटल गैलरी का अभी उद्घाटन हुआ है। ये देश के और दुनिया के सबसे बड़े राज्य विधानमंडल दल होने के नाते
उद्योगपति विजय गोयल और प्रबंध निदेशक गौतम गोयल को चीनी उद्योग के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए सीएम योगी ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश शुगर इंडस्ट्री के 120 साल पूरे होने पर समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत करी। मुख्यमंत्री योगी ने उद्योगपति विजय गोयल और प्रबंध निदेशक गौतम गोयल को चीनी उद्योग के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गन्ना विकास और चीनी मिल लक्ष्मी नारायण चौधरी, राज्य मंत्री समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र सरकार ने आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती को लेकर एक आयोजन किया है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, पुरातत्व विभाग ने भी महाराष्ट्र सरकार को इस आयोजन के लिए अनुमति दे दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर मराठी समाज के लोग भी बड़ी तादाद में आगरा किला पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने जनता टीवी को बताया कि किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिन गुजारे थे। वहां पर भव्य आयोजन कराना हमारे लिए गर्व की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर आगरा में पहले भी कई आयोजन हुए हैं, लेकिन इस बार महत्व अलग हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस आयोजन में शामिल होने जा रहे हैं। चूंकि महाराष्ट्र के भी कुछ यहाँ नागरिक शामिल हुए हैं। सर, किस तरीके का आप मानते हैं? शिवाजी महाराज की जयंती का उत्सव आज आगरा में हो रहा है, इसका हमारे को गर्व है। और ऐसा अपना इधर यूपी में ये हो रहा है, इसका हमारे को महाराष्ट्र से हम आए हैं, इसलिए हमारे को बहुत गर्व है। बहुत गर्व है मराठी मानुष को और भी साथी हैं महाराष्ट्र से। सर, किस तरीके का देखते हैं आप? जिस किले में महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद करके रखा था, उसी की कैद से वो गनीमी की आवाज़ से वो निकल के बाहर गए थे और उसी भूमि में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हो रही है, इसका हमें बहुत बहुत गर्व है। ये लगातार मराठी लोग हैं यहाँ से, महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं इस कार्यक्रम के विशेष रूप से। और भी किस तरीके के नजरिए से देखते हैं आप? मी पुण्यावरून आलेलो आहे, ज्ञानेश्वर थिगळे। शिवाजी महाराजांची जयंती आग्र्यामध्ये फार मोठे उत्सवात साजरे होते आणि यूपीमध्ये होते। याचा आम्हाला सुद्धा अभिमान आहे। शिवाजी महाराजांची जयंती आणि शिवाजी महाराजांनी इथून आग्र्यावरून जी सुटका केलेली आहे, शक्तीपेक्षा युक्तीचा वापर करून जी आग्र्यावरून सुटका केलेली आहे, त्या आग्र्यामध्ये शिवाजी महाराजांची जयंती मोठ्या उत्साहाने साजरी होते। त्याचा मोठा गर्व आहे आम्हाला। किस तरीके से ये मराठी मानुष और छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है? यहाँ पर दो संस्कृतियों का मिलन होगा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, और जिसमें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर आना था, लेकिन अब वो ऑनलाइन जुड़ेंगे और यहाँ के जो आयोजन किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उसमें शिरकत करेंगे। अब देखना होगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर तैयारियों में जुटी हुई है और यहाँ पर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, ये कितना आगे और कारगर साबित होगा। प्रदीप आवाज, जनता टीवी, आगरा। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि जालौन में यूपी के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, जहां उन्होंने यूपी में हुई इन्वेस्टर समिट को महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन विकसित देशों की झलकी सहभागिता के साथ देश के बड़े उद्योगपतियों ने समिट में शिरकत की है। साथ ही उन्होंने बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार कालपी में दम तोड़ रही कागज फैक्ट्रियां वित्त पोषित करने की बात भी कही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ है, एक बहुत बड़ा महाकुंभ हमें देखने को मिला है, जिसमें 25,000 से ज़्यादा हमारे इन्वेस्टरों की सहभागिता रही और 16 देशों के 21 बड़े महानगरों में, बड़े शहरों में हमारे मंत्रियों का जाना हुआ। और अगर हम बात करें तो अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, दक्षिण नीदरलैंड, फ्रांस, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों की सहभागिता हमारे यहाँ रही। और अगर हम बात करें तो हमारे देश के चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर और जैसे बड़े महानगरों में इन्वेस्टर समिट की रोड शो हुए, बैठकें हुई। और अगर हम बात करें तो 3 दिन का हमारा जो इन्वेस्टर समिट हुआ है, उसमें 24 देशों के 1000 से ज़्यादा लोगों ने 3 दिन का प्रवास किया है। और ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 95 लाख
नौजवानों को रोजगार के अवसर हमारे इन्वेस्टर समिट के बाद में अवसर मिलेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश की है। तो वहीं दूसरी तरफ डोईवाला के हिलोरी गार्डन में राष्ट्रीय सैनिक संस्थान का 16वां अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ विश्व शांति सेवा केंद्र के संस्थापक डॉक्टर लोकेश मुनि मौजूद रहे। इस दौरान सैनिक संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चक्र प्राप्त कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा, देश में फैला भ्रष्टाचार एक आपदा बन चुका है, जिसे रोकने के लिए प्रत्येक विभाग में एक गौरव सेनानी को नियुक्त करना चाहिए। साथ ही राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि देश में जब भी कोई आपदा आती है तो फौज को बुलाया जाता है और फौज के सिपाही की कर्तव्य निष्ठा, प्रशिक्षण, अनुशासन और ईमानदारी की वजह से स्थिति नियंत्रित हो जाती है। इस दौरान राज्यपाल ने पत्रिका का विमोचन भी किया। ऐसा संगठन है जिसके अंदर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, हर वो व्यक्ति जिसने यूनिफॉर्म पहनी है इसका मेंबर बन सकता है। मजे की बात यह है कि इसमें सिविलियन पैट्रियट्स भी शामिल हो सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये पूर्व सैनिक के नाम से संगठन नहीं है, ये राष्ट्रीय सैनिक संस्था है। इस किस्म का नाम आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में कभी किसी दूसरे को मिल ही नहीं सकता। आज देहरादून के अंदर में राष्ट्रीय सैनिक संस्था का 16वां कन्वेंशन हुआ, नेशनल लेवल कन्वेंशन हुआ। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के 93,000 मेंबर्स हैं और 23 स्टेट से आए हैं और आज पूरे राष्ट्र को यहाँ पर देखा है और जो उन्होंने राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र त्याग के लिए संकल्प लिए हैं वो अपने आप में अलग हैं। हर एक सैनिक में मैं तो कहूंगा कि हर एक सैनिक, संत, स्कॉलर, सेवक सब इस संस्था से जुड़ा हुआ है और इस संस्था की सबसे बड़ी बात है कि ये राष्ट्र को सर्वप्रिय, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, उस मुद्दे के ऊपर में चलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे को लेकर उत्तराखंड की सियासत में सुगबुगाहट बढ़ने लगी है। साथ ही धामी ने दिल्ली पहुंचकर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दायित्व के आवंटन पर चर्चा कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि 23 मार्च को धामी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में चर्चा ये भी है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री धामी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। हरिद्वार में कल सोमवती अमावस्या का स्नान है, जिसको लेकर आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मेले के ड्यूटी में लगी फोर्सेस की ब्रीफिंग की है, यानी कि समीक्षा की है। आगामी सोमवती अमावस्या स्नान को देखते हुए पूरे मेले क्षेत्र को 5 सुपर जोन्स, 16 जोन और 39 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। साथ ही मेले में करीबन 1200 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिहाज से तैनात रहने वाले हैं। इसी के साथ इस अवसर पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि पिछले साल भी ये स्नान बहुत सफलतापूर्वक हमने संपन्न कराया था। इस बार भी उनकी यही प्राथमिकता रहेगी कि कोई भी श्रद्धालु आ रहा है तो वो सेफ्टी के साथ में स्नान भी करे और दर्शन पूजन करने के बाद वापस लौटे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।